चलो बेटा, कल हम लोगों ने फिलहाल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कल एनर्जी निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी हम लोगों ने निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी निकाली थी, और हमने ये शो किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज एनर्जी से एनर्जी डेंसिटी के बराबर है। याद आया ना? कल ये चीज हमने शो किया था ना, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई इज इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर होती है। कल ये हमने शो भी किया था। मतलब जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्रोवाइड करती है उतनी ही एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या आई थी, याद है आपको? क्या आई थी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद आया? ई नॉट का स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या आई थी? 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। याद आया नहीं है? तो ये बेटा एनर्जी डेंसिटी आई थी हमारी, और ये दोनों इक्वल है। मैंने ये भी कल आपको कल वाले लेक्चर में शो किया था। अब आज हम लोग टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, टोटल एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टोटल एनर्जी डेंसिटी इन टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। टोटल हमें बताना है। अब कुछ एनर्जी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रही थी, तो कुछ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, तो हमें पता है ना टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों की एनर्जी डेंसिटी को जोड़ देंगे, हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। क्यों बेटा? और ये चीज हमको पता है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। पता है कि नहीं पता? तो मतलब मैं कहूं टोटल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल वो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर म्यू भी म्यू ई के बराबर है तो यहां फिर से हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी टोटल क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आई समझ में? नहीं आई? 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी के इक्वल है। इक्वल इक्वल एनर्जी डेंसिटी देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें। बस अब क्या करना है? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला रख दो, 2 × 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। बोलो सही है नहीं? सही है। अब बताओ 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या आ गई? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ये आ गई टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग सोच रहे होगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ना मान के मैग्नेटिक फील्ड भी तो मान सकते थे। आप कहोगे टोटल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक के बराबर है, तो हम म्यू की जगह म्यू बी की जगह म्यू ही रखा, तो यहां म्यू की जगह म्यू बी भी तो रख सकते हैं। बोलो बोलो, सही है ना? तो यहां क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी 2 × 1/4 म्यू नॉट ई नॉट का स्क्वायर। याद आया? तो 2 × 2 2 2 4, यानी क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी डेंसिटी? 1/2 ई नॉट का, सॉरी ई नॉट लिख दिया, बी नॉट लिखोगे ना? क्या लिखोगे यहां पे? मैग्नेटिक फील्ड की ना, बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये आ गई टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? तो एवरेज टोटल एनर्जी हमारे पास क्या निकल के आई है? एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या निकल के आई बताओ? एक तो आई है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्लियर हो गया? पक्का? तो हमें इस चीज को देखने से क्या पता चल रहा है? बोलो, क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया
जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, लेकिन टोटल एनर्जी डेंसिटी का क्या है, आधी है। टोटल एनर्जी डेंसिटी की ये सारी एनर्जी क्या है, आधी है। समझ में आई बात? तो बेटा ये पूरा आप लोग नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर बताऊंगा। तो ये टोटल एनर्जी डेंसिटी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की निकल आई। चलो, तो बेटा ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मैंने टोटल एनर्जी डेंसिटी बताई एवरेज, जो कि क्या थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में 1/2 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, यही बताई थी ना। अगर मैं एनर्जी डेंसिटी केवल ई की निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आई थी, टोटल एनर्जी के क्या होता है, हाफ। ये भी टोटल एनर्जी का क्या होता है, डेंसिटी के हाफ। या फिर ये क्या था 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, याद है। और ये क्या था 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। तो बेटा ओवरऑल ये तीन चीजों हम लोगों ने पढ़ी हैं कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में। ये थी ओवरऑल समरी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी पढ़ी थी ना, ये आई थी। और ये टोटल के क्या होती है, आधी। ये पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, टोटल के क्या होती है, आधी। और ये टोटल एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के टर्म्स में। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी का मतलब समझते हो, तीव्रता, मतलब कितनी तेजी से चल रही है वो वेव, यानी उसकी स्पीड। इंटेंसिटी मतलब कितनी हाई है, लो है। जैसे लाइट जल रही है, इसकी इंटेंसिटी लाइट की क्या है, बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ वॉले बल्ब के। अगर वो बंद कर दोगे तो इसकी इंटेंसिटी क्या है, बहुत हाई है। समझ रहे हो ना, तीव्रता कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा I इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। ये होता है टोटल एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी नहीं बोल रहा हूं, ये U है, एनर्जी है। समझ रहे हो? तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है पहले लिख लीजिए, इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो लिख लीजिए एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, दी एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम in a direction in a direction perpendicular to the direction of propagation, to the direction of propagation is called intensity of EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बेटा, ये है आपका। तो क्या होता है मैं फिर से बता दे रहा हूं, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी क्रॉस करके जा रही है। ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कुछ पर्टिकुलर एरिया हमने मान लिया, और यहां से ये वेव ट्रेवल करके पर यूनिट टाइम में मान लो जा रही है। ठीक है, अब मान लो लाइट कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, अब डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड होगी c, स्पीड ऑफ लाइट, और टाइम कितना होगा t, और इसका एरिया क्या होगा a। समझ में आई बात? यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा इस पाइप का, डिस्टेंस इज इक्वल टू c इंटू टी, और इसका एरिया क्या है a। तो मैंने कहा इस पर्टिकुलर एरिया से जितनी भी एनर्जी क्रॉस कर रही है पर यूनिट टाइम में, जितनी भी एनर्जी क्रॉस कर रही है पर यूनिट टाइम में, वो क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी।
क्या कहलाएगी? तो हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर लेट किया, ये क्या है बेटा? इमेजिनरी सिलेंडर हमने लेट किया है, लेट इमेजिनरी सिलेंडर फिल्ड विद किससे भरा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पूरा किससे भरा हुआ है बेटा? पूरा किससे भरा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी क्या होगी यूनिट वॉल्यूम में? बताओ, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में एनर्जी क्या होगी? यूनिट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर में एनर्जी क्या होगी? सिलेंडर हो गया, सिलेंडर बताओ क्या होगा बेटा? म्यू इज इक्वल टू, या तो तुम किसकी लिख लो, टोटल एनर्जी लिखेंगे यहां पे। टोटल एनर्जी क्या आई थी बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ये एनर्जी होगी, है ना? एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम। इस यूनिट वॉल्यूम में ये क्या है? टोटल एनर्जी डेंसिटी है। ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है? इतनी, यही तो था एनर्जी डेंसिटी। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी यही तो आई थी कि कुछ और आई थी? अभी जो निकाला था यही आई थी ना बेटा। टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या थी? 1/2 ई नॉट का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जब टाइम कितना था यहां पे? जब टाइम 0 था तो एनर्जी डेंसिटी कुछ भी हो, टाइम टी पर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी कुछ क्रॉस कर गई। टाइम 0 पर कुछ नहीं क्रॉस की थी, टाइम टी होने पर कुछ एनर्जी क्या कर गई? क्रॉस कर गई। तो वही हमें निकालना है, ठीक है? मतलब एनर्जी फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, एनर्जी फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर एनर्जी क्या है? फील्ड है। कहां से कहां तक? T इज इक्वल टू 0 से T इज इक्वल टू T तक में क्या है? एनर्जी फील्ड है। टाइम 0 से टाइम T तक में एनर्जी क्या है? फील्ड है। यही हमें पता करना है। तो हमें अगर क्या करें, अच्छा ये बताओ एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी यही तो होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमें निकालना क्या है? एनर्जी। केवल क्या निकालना है? जो एनर्जी क्रॉस हो रही है। तो वॉल्यूम को इधर भेज दें, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या कहते हो? सही है? अच्छा बताओ एनर्जी डेंसिटी कितनी है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का? हाँ, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम। इसका एरिया क्या है? ए। डिस्टेंस क्या है? सी टी। एरिया कितना है? ए। डिस्टेंस क्या है? सी टी। इसी को तो वॉल्यूम कहते हो, या इसको नहीं कहते हो? इसी को तो कहते हो ना वॉल्यूम, एरिया इंटू सी टी। तो ये क्या निकल आई? एनर्जी। क्या निकल आई? एनर्जी। यही एनर्जी है। और ये एनर्जी एरिया यानी इसके सरफेस के क्या होती है? इस सरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये एनर्जी क्या है? इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहां एक लाइन और लिख लो जल्दी से। लाइन ये, दिस मच एनर्जी पोजेस, मच एनर्जी पोजेस, दिस मच एनर्जी पोजेस परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर है, ए इन टाइम टी, ए सरफेस ए इन टाइम टी। टाइम टी में जो एनर्जी है वो क्या है? परपेंडिकुलर है सरफेस के। क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है सरफेस के। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब क्या बोल रहा है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू यू अपॉन ए इंटू टी, यही था। और एनर्जी हमने कितनी निकाली है? यहां रख दो। तो U की वैल्यू क्या आई बेटा? बोलो जल्दी से। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू ए इंटू सी टी अपॉन ए इंटू टी। तो बेटा T से T
ए से ए क्या आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी। बोलो समझ में आया नहीं आया? आया। ये रही आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसको क्या हम लोग हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के स्क्वायर को टोटल एनर्जी डेंसिटी नहीं लिख सकते? इंटू सी कर दो। ये आ गई क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो समझ में आ गया? क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया ये समझ में? फिर से एक बार बता दे रहा हूं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? जो भी एनर्जी क्रॉस कर रही है पर यूनिट टाइम में। मान लो यहां 0 यहां 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी क्रॉस की वही कहलाएगी इंटेंसिटी। तो हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालने के लिए क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर भेज दो, एनर्जी निकल आएगी। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी डेंसिटी ये है। वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू डिस्टेंस। एनर्जी निकल आई। एनर्जी सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। फिर हमने कहा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? U अपॉन A इंटू टी। यू की वैल्यू रख दी मैंने पूरी, A इंटू टी। ए से A, T से T कैंसिल, I इज इक्वल टू आया। और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर क्या होता है? म्यू, टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो ये आ गई आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन पावर एंड इंटेंसिटी। रिलेशन बिटवीन पावर एंड इंटेंसिटी, इसको नोट करने के बाद चलो तो नेक्स्ट हेडिंग बेटा डालिए इंटेंसिटी। रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पावर। इंटेंसिटी एंड पावर के बीच में रिलेशन जानेंगे हम लोग। ठीक है। किसके बीच में बेटा? इंटेंसिटी और पावर। अच्छा ये बताओ, अगर हम कोई 100 वॉट का बल्ब लें, कितने वॉट का? बोलो बेटा। 100 वॉट का बल्ब लें। अब 100 वॉट का बल्ब होगा तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी। क्या कहते हो? हर तरफ जाएंगी कि नहीं जाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो किसी पर यूनिट मीट एरिया से, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही हैं वही कहलाती है इंटेंसिटी। 1 मीटर स्क्वायर से देखो एक वेव गई केवल, तो इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। हो सकता है 1 मीटर स्क्वायर से बहुत सारी जा रही हो, तो मतलब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। समझ में आई बात कि नहीं? अब देखो यहां से 1 मीटर स्क्वायर एरिया से केवल एक लाइन जा रही, यानी इसकी इंटेंसिटी कम है। यहां 1 मीटर स्क्वायर से बहुत सारी वेव जा रही हैं, तो मतलब यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितनी भी रेज यानी जितनी भी एनर्जी पास हो रही है, यानी उसका इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। भाई ये रेस ज्यादा फेंक रही है ना, तभी तो इंटेंसिटी ज्यादा है। और वो रेस कम फेंक रही, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कम फेंक रही हैं, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम है। तो इंटेंसिटी का नॉर्मली हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? आई इज इक्वल टू यू अपॉन ए इंटू टी। ठीक है। क्या पढ़ रखा है? आई इज इक्वल टू यू अपॉन ए इंटू टी। तो एक बात बताओ, अगर ये बल्ब यहां जल रहा है, ठीक है, तो यहां पे ज्यादा रोशनी होगी या यहां पे ज्यादा रोशनी होगी? बल्ब के पास में ज्यादा रोशनी होगी। बल्ब से जितना दूर जाओगे रोशनी क्या होती जाएगी? कम। अब ये थोड़ी ना बल्ब यहां जला दिया हमारे घर में उंजेला है क्या? सूरज के पास ज्यादा रोशनी होगी कि यहां यहां पे पृथ्वी, या एकदम लास्ट में चले जो जुपिटर यूरेनस के पास? यहां हम लोग के अर्थ पे ज्यादा है ना। जितना दूर जाते हो इंटेंसिटी क्या होती जाती है? कम। तो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब जितना दूर जाओगे सोर्स से इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम। इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम। पॉइंट सोर्स के लिए। कौन से सोर्स के लिए? पॉइंट सोर्स के लिए। ठीक है। तो इंटेंसिटी का पावर के टर्म में आता है आई इज इक्वल टू पी अपॉन
ए, ये होता है फॉर्मूला, पावर अपॉन एरिया। ठीक है, क्या होता है? पावर अपॉन एरिया, या फिर तुम इसको लिख सकते हो पावर अपॉन एरिया। एरिया कितना होगा सर स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इससे आप बोल सकते हो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इतना। अब नेक्स्ट डालिए मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? एनर्जी भी पढ़ ली, सारी चीजें जान ली, इलेक्ट्रोमैग इंटेंसिटी भी जान ली, अब मोमेंटम जानेंगे। अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालिए मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी होता है बेटा P इज इक्वल टू यू अपॉन सी। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? P इज इक्वल टू यू अपॉन सी। तो एक थी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रॉय इक्वेशन क्या थी? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच क्या था? प्लैंक्स कांस्टेंट। पी क्या था? मोमेंटम। यहां पी क्या है बेटा? पावर मत समझ लेना, पी क्या है? मोमेंटम। पी क्या है यहां पे? मोमेंटम है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्यों? ठीक है, अच्छा यहां से अगर मैं मोमेंटम निकालूं तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन लैम्डा नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। क्या हो जाएगा बेटा? एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, अच्छा अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं तो याद करो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, है ना? यानी c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यही थी ना स्पीड ऑफ लाइट? याद करो, भी पीछे बताया था। क्यों नहीं? अच्छा, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो सकता है? एच एफ, एच एफ, ये है एनर्जी। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। एफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एच एफ को क्या लिख सकते हैं? सी बाई, इसको एफ इज इक्वल टू क्या आएगा? सी बाई लैम्डा। तो एच सी बाई लैम्डा, ये क्या आ गई? एनर्जी। क्या आ गई है? एनर्जी। किसकी? किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये बताओ यहां पे P इज इक्वल टू क्या आया? एच बाई लैम्डा। U इज इक्वल टू क्या आया? एच सी बाई लैम्डा। हमें निकालना क्या है? P। क्या निकालना है? P। ठीक, तो P निकालने के लिए क्या करें बताओ? यहां अच्छा U लैम्डा हो जाएगा अपॉन में C इज इक्वल टू H। बोलो, H को रोक लो, लैम्डा को इधर मल्टीप्लाई, C डिवाइड, H इज इक्वल टू U लैम्डा बाई C। इतना आया, तो यहां H की जगह रख दो। क्या आया? U लैम्डा बाई C इंटू लैम्डा। सही है, लैम्डा से लैम्डा, P इज इक्वल टू क्या आ गया? यही है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हमें प्रूव करना था। बात समझ में आ गई? क्या है? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, पहला पॉइंट, अब ये बेटा पूरा थ्योरेटिकल है, अब तुमको केवल लिखना है और समझना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय
आपको पता है, अब क्योंकि हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो अब इसके बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। किनसे प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, एंड डू नॉट रिक्वायर एंड डू नॉट रिक्वायर एंड डू नॉट रिक्वायर any material medium, any material medium, any material medium for their propagation, for their propagation. प्रोपगेशन करने में के लिए बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस कौन करते हैं? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम में भी ट्रैवल करती हैं। समझ में आई बात? तो ये थी पहली प्रॉपर्टी। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए। द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, द डायरेक्शन of oscillation of electric field and magnetic field, electric field and magnetic fields are perpendicular to each other, to each other, as well as perpendicular to the direction of, perpendicular to the direction of propagation, direction of propagation of wave, of wave, so that they are transverse in nature, in nature। ठीक है बेटा? तो डायरेक्शन जो ऑसिलेशन का होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं और प्रोपेगेट करती हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, उसमें भी परपेंडिकुलर होती हैं। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होके ही ट्रेवल करती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिधर ट्रेवल कर रही हैं। इसीलिए कौन सा नेचर शो करती है? ट्रांसवर्स नेचर। कौन सा नेचर बेटा? ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर, द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। इन दोनों का फेज कैसा होता है? सेम। याद करो, E इज इक्वल टू क्या था? E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या था? B इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। याद आया नहीं आया? तो इन दोनों का फेज क्या है? सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में ही ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। बेटा लिख रहे हो? लिखते चलिएगा। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, all electromagnetic waves travel in free space, travel in free space। कैसे ट्रेवल करती हैं? फ्री स्पेस में ट्रेवल करती हैं विद सेम स्पीड, विद सेम स्पीड। सारी की सारी एक ही स्पीड से ट्रेवल करती हैं। और स्पीड क्या होती है? c इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी लगभग होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस लाइट इस स्पीड से ट्रेवल करती हैं। ठीक है, लेकिन ये तो फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड हो गई। लेकिन इसी में लिखो आगे, इन मटेरियल मीडियम, इन मटेरियल मीडियम मतलब कोई मान लो मीडियम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
travel, electromagnetic waves travel with a speed, with a speed, तब उनकी स्पीड क्या होगी? क्या होगी? v इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एम एप्सिलॉन एम, ठीक है? या फिर इसको तुम लिख सकते हो क्या? c अपॉन n, ठीक है? या फिर तुम इसको क्या लिख सकते हो? c अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, या फिर c अपॉन n। ये होगी स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मटेरियल मीडियम। समझ में आ गई बात? ये कहां होगी स्पीड ऑफ लाइट? मटेरियल मीडियम में, और फ्री स्पेस में ये होगी। नेक्स्ट, द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट नंबर 5। द, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द एम्पलीट्यूड रेशियो, द एम्पलीट्यूड रेशियो, द एम्पलीट्यूड रेशियो of electric and magnetic field is ratio of electric and magnetic field is, electric and magnetic field is क्या था रेशियो? बोलो। E नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, याद आया? C इज इक्वल टू, और भी तो पढ़ा था, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, बताया गया है ना? स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो क्या होता है? ई नॉट अपॉन बी नॉट। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी, electromagnetic waves carry energy as they travel through a space, as they travel through a space। जब स्पेस में ट्रेवल करती है तो एनर्जी कैरी करके चलती है साथ में, एंड दिस एनर्जी इज शेयर्ड, एंड दिस एनर्जी इज शेयर्ड, एंड दिस एनर्जी इज शेयर्ड equally by इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों हाफ एनर्जी कौन शेयर करेगी, देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, और हाफ एनर्जी कौन कैरी करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। हाफ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करेगी, हाफ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड कैरी करेगी। समझ गए? तो द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द एवरेज energy of electromagnetic waves, the average energy density, the average energy density of electromagnetic wave, average energy density electromagnetic wave की क्या बताया था? is, बताओ। एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या निकली थी? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, या फिर 1/2 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर, ठीक है? ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। याद आया या नहीं आया? चलो, पॉइंट नंबर 7, आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 6 क्लियर हुआ? जो पीछे पढ़ा चुके सब वही है, यही प्रॉपर्टीज है। आगे बढ़े, नोट हो गया? ठीक है, 7वां पॉइंट यहां से ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में electromagnetic waves transport linear momentum as they travel through space, as they travel through space। जब स्पेस में ट्रेवल करेगी तो वो क्या ट्रांसपोर्ट करती है? लीनियर मोमेंटम, जो कि क्या होता है फॉर्मूला? P इज इक्वल टू U अपॉन C, ठीक है? इसमें लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता था?
h बाई p, याद आ रहा है, या u इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, लीनियर मोमेंटम का हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसको ओबे कर रहे हैं बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ, दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये अभी आगे पढ़ोगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर अपना यही है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती है, मतलब बहुत सारी वेव्स आपस में मिल भी सकती हैं और जुड़ के बड़ी वेव बना सकती हैं, हाई इंटेंसिटी की ज्यादा वेव। समझ गए? मतलब ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है? रिफ्लेक्ट भी करती है, रिफ्रैक्ट भी करती है, डिफ्रैक्ट भी करती है, इंटरफेयर भी करती हैं, पोलराइज भी होती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो पता होगा, रिफ्रैक्शन भी पता होगा, इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो वेव्स का आपस में मिलना, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब लाइट किसी सरफेस पे टकराएगी तो जब उसके एज पर टकराएगी, एज मतलब समझते हो, कोने पे, शार्प एज पर जब टकराती है तो लाइट टकरा के बेंड होके शैडो रीजन में एंटर कर जाती है। कहां चली जाती है लाइट बेंड होके? शैडो रीजन में, उसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। और पोलराइजेशन में बहुत सारी वेव होती है, वो मिलकर एक बन जाती है, मतलब जो इधर उधर जा रही होंगी उस फिल्टर कर देता है। पोलराइज्ड ग्लास के नाम सुना होगा, वो लाइट को फिल्टर करता है, अनवांटेड लाइट्स को रोक देता है, वांटेड लाइट्स ही केवल अंदर जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी है नहीं? नेक्स्ट लिखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 लिखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन electromagnetic waves is is responsible responsible for its optical effect। ठीक है बेटा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वही होती है रिस्पॉन्सिबल ऑप्टिकल इफेक्ट से। जो ऑप्टिकल इफेक्ट तुम देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं। ये जो तुम ऑप्टिकल इफेक्ट शो हो रहा है लाइट की वजह से, तुम मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, ये ऑप्टिकल इफेक्ट आ रहा है। समझ में आई बात? क्यों? अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा, बिकॉज, क्यों? बिकॉज ई नॉट इज मच 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 ग्रेटर देन बी नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती इन कंपेरिजन टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी तुमने रेशियो एक पढ़ा होगा, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो अगर मैं ई नॉट निकालूंगा तो क्या आएगा? बी नॉट इंटू सी, ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप अगर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो ई नॉट इज इक्वल टू, लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू बी नॉट। आप देख सकते हो बी नॉट का मल्टीपल, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा है बी नॉट से? सी टाइम्स ज्यादा है, सी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसलिए हमें जो ऑप्टिकल इफेक्ट देखने को मिलता है, ये किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये बात होपफुली अब आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो बेटा ये आपकी प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अब आपका लास्ट टॉपिक बचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। नहीं, छोटा है।
ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। ऊपर वाली तो सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ाएं, ये वाली एक दो जो है ये आपने नहीं सुनी होगी अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। चलिए अब हेडिंग डालिए इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिख लीजिए। द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा हम लोग पता है क्या किए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी हैं उन सबको एक ऑर्डर में हम लोगों ने अरेंज किया है, डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन अकॉर्डिंग्स, और भी किसके अकॉर्डिंग, उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद वेवलेंथ, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद देयर देयर वेवलेंथ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोगों ने उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर पे अरेंज करके रखा है, ठीक है, इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप, इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स में हमने डिवाइड करके रखा है। हैविंग वाइडली, हैविंग वाइडली, हैविंग वाइडली differing properties, having widely differing properties, having differing properties is called electromagnetic spectrum, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनके वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हमने उनको एक अलग अलग डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिवाइड करके रखा हुआ है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया। अब कुछ होती है जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती, कुछ होती बहुत ज्यादा वेवलेंथ होती है, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ, आपने सुना होगा सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा की। गामा की सबसे कम वेवलेंथ होती है। फिर कौन सी होती है, एक्स रे। फिर कौन सी आती है, यूवी रे, है ना, पढ़ा है ना, यूवी रे। फिर यूवी रे के बाद आता है विबग्योर। क्या आता है, विबग्योर का मतलब समझ रहे हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, समझ रहे हो। इसके बाद कौन सी रे आती है, इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड जो रिमोट होता है, रिमोट के आगे यूज होता है बल्ब, वो इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड, ये जो रिमोट है इसको जब बटन दबाओगे तो यहां पे बल्ब जलेगा, लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं, कैमरे में दिखेगा, नहीं दिखेगा तुम्हें ऐसे, कैमरे में लेकिन दिखता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, इंफ्रारेड रेज। फिर कौन सी आती है, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। फिर कौन सी आती है, रेडियो वेव्स। तो बेटा ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, वेव लेंथ इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, मतलब सबसे कम वेवलेंथ इसकी होती है, सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स की वेवलेंथ होती है। समझ रहे हो। एनर्जी इज इक्वल टू पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, वहां लिखा था हमने U इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, याद आ रहा है। U एक एनर्जी ही तो थी, क्यों, U क्या थी, एक एनर्जी। E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, वेवलेंथ एनर्जी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर तुम कहोगे तो वेवलेंथ ये घट रहा है, और इधर से इधर आओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, गामा की। गामा पता है, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी देखा है, उनकी तलवार देखी है, वो गामा रेज होती हैं, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, लेकिन वही गामा रेज तुम्हारे ऐसे पार करा दे, तुम्हारी आधी शरीर कट जाएगी 20 से। हाँ वो गामा रेज है, उसमें वेवलेंथ कम होती तभी ज्यादा दूर तक जा नहीं पाती, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया, नोट कर लो। तो फ्रीक्वेंसी इधर की तरफ बढ़ रहा है तो एनर्जी भी इसी में जाओ, एनर्जी भी बढ़ रही है। अब बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है,
गामा के पास सबसे कम एनर्जी। समझ में आई बात कि नहीं? सबसे ज्यादा एनर्जी गामा के पास, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की, सबसे कम वेवलेंथ गामा की, इसलिए गामा सबसे खतरनाक है। मतलब इतनी है, अगर हम इससे पास करते तो पूरी ये बोर्ड वोर्ड सब कट जाएगा बीच से, तुम कट जाओगे। समझ में आई बात है नहीं? तो इसको इतना नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे गामा वेव्स, अब इन्हीं के बारे में पढ़ना है, लास्ट है ये, ठीक है? चलिए हटाएं इसको। चलिए नेक्स्ट है बेटा पहला गामा वेव्स, लिख लीजिए गम्मा वेव्स, गम्मा 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 गम्मा। चलो इसमें पहले लिखो वेवलेंथ रेंज। बताओ बेटा वेवलेंथ रेंज क्या होती है गामा रेस की? लेस देन 10 की पावर -3 नैनोमीटर, 10 की पावर -3 नैनोमीटर। प्रोडक्शन यानी सोर्स, गामा रेस का सोर्स क्या है, हमें कहां से मिलेंगी गामा रेस? रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जब रेडियो एक्टिव डिके होता है मतलब रेडिएशंस एमिट होती हैं तो उससे गामा रेस बाहर निकलती हैं। समझ में आई बात? मेन यूज क्या है? मेन यूजेस मतलब गामा रेस को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं? ड्यू टू देयर हाई एनर्जी, ड्यू टू देयर ड्यू टू देयर हाई एनर्जी। इनमें एनर्जी कैसी होती है? ड्यू टू देयर हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होने की वजह से। हैव स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर, फर्स्ट हैव स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा होती है। एंड हेंस आर यूज्ड टू हेंस आर यूज्ड टू एंड हेंस आर यूज्ड टू किल कैंसीरियस सेल। कैंसीरियस सेल को खत्म करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, मतलब इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई है, चीरते हुए चली जाए एकदम, इसीलिए इसको हम कहां यूज करते हैं? कैंसीरियस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। समझ रहे हो? दूसरा सेकेंड यूज, टू प्रिजर्व फूड स्टफ, टू प्रिजर्व फूड स्टफ। नोट कर लो बेटा, टू प्रिजर्व फूड स्टफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, because soft gamma rays because soft gamma rays because soft gamma rays can kill microorganism, can kill microorganism। तो बताओ, आपसे मैं पूछूं कि वेवलेंथ क्या होती तो आप बताओगे 10 की पावर -3 नैनोमीटर से भी कम होती है। सोर्स कहां है? न्यूक्लियस। जब रेडियो एक्टिव डिके यानी रेडियो एक्टिव अगर होगा तो गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज एमिट करता है। यूज कहां होता है? कैंसीरियस सेल को किल करने के लिए, फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के लिए। जो सॉफ्ट गामा रेज होती हैं वो क्या कर देती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं। तो बेटा ये थी प्रॉपर्टीज गामा रेज की, नोट हो गई? चलिए नेक्स्ट लिखिए, एक्सरे। सेकेंड नंबर कौन सी रे है? एक्सरे। वेवलेंथ कितनी है बोलो? वेवलेंथ में हम लैम्डा लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। वेवलेंथ 10 की पावर -3 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर तक की है, ठीक है। सोर्स क्या है? सोर्स लिख लीजिए, कहां से मिलती है? सोर्स है बेटा एक्सरे ट्यूब, एक्स रे ट्यूब।
ठीक है, और यूजेस लिख लीजिए, मेन यूजेस, मेन यूजेस। तो सबसे पहला यूज क्या है? मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस में यूज आती हैं। दूसरा, बिकॉज एक्सरे कैन पास थ्रू, बिकॉज एक्सरे कैन पास थ्रू फ्लैश, हमारे फ्लैश से एक्सरे क्या हो सकती हैं, बट नॉट थ्रू बोन्स, बट नॉट थ्रू बोन्स, बोन से पास नहीं हो सकती, फ्लैश से पास हो सकती हैं, समझे? इसलिए उनको एक्सरे में यूज करते हैं। इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए भी हम एक्सरे का यूज करते हैं। मतलब कोई क्रिस्टल है, उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच की दूरी, ठीक है, अंदर से सही है नहीं सही है, वो सारी चीजें। तो एक्सरे की बताओ वेवलेंथ क्या होती है? 10⁻³ नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। सोर्स क्या होता है? एक्सरे ट्यूब। यूजेस मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होते हैं। हम एक्सरे हमारे फ्लैश से पास कर सकती है, लेकिन बोन से नहीं पास कर सकती। इनको हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, यूवी रे। कौन सी बेटा? यूवी रे। यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। वेवलेंथ लिख लीजिए क्या होती है? 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है। कितनी? 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। सोर्स, सोर्स क्या होता है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन इन एटम्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, inner shell electron in atom moving from one energy level to one energy level to lower energy level। मतलब एक एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अल्ट्रावायलेट रेस को एमिट करते हैं। बात समझ में आ गई? यानी इलेक्ट्रिक आर्क ले सकते हो, सनलाइट ले सकते हो, तो ये क्या एमिट करती हैं? यूवी रेस। कौन सी रेस? यूवी रेस। लिखिए यूजेस, यूजेस इन फूड प्रिजर्वेशन, इन फूड प्रिजर्वेशन। आपने देखा होगा मम्मी लोग खाने को बचाने के लिए धूप में रखती हैं। एज इट हैज लेथल, एज, हाँ 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 हाँ, यूवी रेस से हट जाते हैं। इट हैज लेथल इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लेथल इफेक्ट डालते हैं, इसलिए हम लोग इनको फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड यूज है टू डिटेक्ट अल्टरेशन घी, टू डिटेक्ट अल्टरेशन घी, टू डिटेक्ट अल्टरेशन घी बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ, बिकॉज of its property of fluorescent, फ्लोरोसेंस। बेटा आपको पता है ना, यूवी रेस डालो तो चीजें चमकती हैं, देखा होगा ना। तो फ्लोरोसेंस इफेक्ट होता है, तो हम लोग घी को भी इसमें से डिटेक्ट कर सकते हैं यूवी रेस के द्वारा कि घी कैसा है, प्योर है या इम्प्योर है, तो यूवी रेस के द्वारा पता किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो ये नोट हो गया, ये था यूवी रे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए विजिबल लाइट। कौन सी लाइट? फोर्थ, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट समझते हो ना?
विबग्योर, विबग्योर क्या है? विजिबल लाइट है। क्या है बेटा? विजिबल लाइट। वेवलेंथ लिख लो, क्या होती है? वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है। प्रोडक्शन लिख लो, यानी सोर्स। प्रोडक्शन कहां से होता है, यानी सोर्स कहां क्या है इसका। तो बेटा इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम emit, electron in an atoms emit light when they move, light when they move, when they move from one energy level, from one energy level to lower energy level। बोलो ये बात समझ में आई? जब एक एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज करते हैं? लाइट। ठीक है। जैसे यूवी लाइट नहीं आ रही थी, ध्यान समझना। जैसे ये आपका एटम है और ये न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है ये हाई एनर्जी लेवल से किधर जा रहा है? लो एनर्जी लेवल की तरफ। तो लो एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा तो क्या एमिट करके जाएगा? लाइट। बाहर क्या रिलीज करेगा? लाइट। बात समझ में आ गई? यूजेस लिख लो, इसका यूज क्या है? स्टिमुलेट्स नर्व एंडिंग ऑफ ह्यूमन आई, स्टिमुलेट्स नर्व एंडिंग ऑफ ह्यूमन आई। ये क्या करते हैं? ह्यूमन आई की नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं। इसकी वजह से, इन्हीं विजिबल लाइट्स की वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को देख पाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा आती इंफ्रारेड वेव्स। कौन सी? पांचवी, इंफ्रा रेड वेव्स। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स। वेवलेंथ रेंज लिख लीजिए, कितनी होती है? 700 नैनोमीटर से कितनी होती है? 1 मिलीमीटर तक इनकी रेंज होती है वेवलेंथ की। सोर्स लिख लीजिए, क्या होता है? सोर्स कहां से प्रोड्यूस होती? वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तब आपकी इंफ्रारेड वेव्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। ये बेटा रेडिएशन बहुत ही हीट रेडिएशंस हैं। कैसी रेडिएशंस हैं? हीट रेडिएशन। आपको मैं इसका लाइव एग्जांपल दूं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा फोन रखा होता है जेब में, सैमसंग के ज्यादातर होते हैं, उसमें एक बाहर देखा होगा एक सेंसर लगा होता है इंफ्रारेड वेव्स का, जो हल्का हल्का चमका करता है कभी कभी, लेकिन दिखता नहीं है वो। हाँ, लेकिन उसको तुम जेब में रख लो तो इतना ज्यादा हीट कर देता है कि जैसे लगता है कि हमारी स्किन अंदर कोई जलाए दे रहा है। ये बहुत ही हीटिंग रेडिएशंस हैं। ठीक है। यूज लिख लो, यूजेस। यूजेस लिखिए बेटा। दे आर नॉट स्कैटर्ड इन फॉग, दे आर नॉट स्कैटर्ड इन फॉग। फॉग में स्कैटर्ड नहीं होती। और स्मोक, स्मोक और फॉग में फैलती नहीं है। यूजफुल फॉर इंफ्रारेड फोटोग्राफी, यूजफुल फॉर इंफ्रारेड फोटोग्राफी। बेटा ये कहां यूज होते हैं? इंफ्रारेड फोटोग्राफी में इनको यूज किया जाता है, क्योंकि ये फॉग और उसमें स्कैटर्ड नहीं होते हैं, और इनको हेज फोटोग्राफी, इंफ्रारेड फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट बेटा डालिए माइक्रोवेव्स। कौन सी वेव्स? माइक्रोवेव्स। ठीक है। माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, कोई बताएगा? 1 मिलीमीटर टू 0.1 मीटर। इसकी वेवलेंथ देखो 0.1 मीटर तक होती है। सोर्स
सोर्स मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन वैल्यू, मैग्नेट्रॉन वैल्यू का सोर्स होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी डायोड होता है। क्या होता है? डायोड। दरअसल एक चैम्बर होता है वैक्यूम चैम्बर। कौन सा चैम्बर? वैक्यूम चैम्बर होता है, उसी में क्या लगा होता है? डायोड। ठीक है, क्या लगा होता है? डायोड। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, उसी में इसकी वैल्यू से क्या प्रोड्यूस होता है? माइक्रोवेव्स। क्या प्रोड्यूस होती है? इसका मेन यूज लिख लो। इसका मेन यूज क्या है? रेडार कम्युनिकेशन। इसका सबसे मेन यूज क्या है? रेडार कम्युनिकेशन। बेटा इसका काम क्या है? कम्युनिकेशन, रेडार कम्युनिकेशन में। लास्ट लिखिए रेडियो वेव्स, 7वीं। कौन सी बेटा? रेडियो वेव्स। वेवलेंथ और सोर्स। वेवलेंथ लिख लीजिए 0.1 मीटर से ग्रेटर, और सोर्स क्या है नोट करिए? रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटीना, इन एंटीना। ठीक है बेटा, एंटीना में जब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन होता है तब आपका रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती है। इसलिए पहले एंटीना यूज होता है ना टीवियों में। हाँ, मेन यूज लिखियो रेडियो कम्युनिकेशन। यूज रेडियो कम्युनिकेशन। कहां यूज होता है बेटा? ये रेडियो कम्युनिकेशन में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सारी वेव्स थी, यहां पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये बस थ्योरेटिकल ही था ये वाला पार्ट पूरा, इसको आपको याद करना पड़ेगा सारी चीजें।